जो है इसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट है। साथ में आपको और 2-4 चीज इसमें बताएंगे कि डिस्क कैसे रोल प्ले करता है, और सिर्फ रोटेटिंग मास नहीं, रेसिप्रोकेटिंग मास भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है वाइब्रेशन में। तो कैसे ये सब चीजें काम करती है, ये ना आज हम लोग काफी डिटेल में इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो है से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ये अपना 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम ये पूरी क्लास स्टार्ट करें। उसके पहले जो है हम पूरे जो 3rd यूनिट स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक ना, पोस्ट वाइब्रेशन से। तो शुरू का 10 मिनट जो है हम समय लेंगे, एक बार थोड़ा सा जो है रिवीजन कर लें अपन जो पढ़ चुके हैं, ठीक ना, डे बिफोर जो है टुडे, और उसके पहले भी जो है डे बिफोर यस्टरडे जो हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें कि हमने जो है आपको बताया था कि वाइब्रेशन जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने फोर्स्ड वाइब्रेशन शुरू किया था। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी जो है हमने आपको बताया था कि जैसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरह से हम बताए थे। तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का हम लोगों ने पढ़ा था। अभी मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4th यूनिट में आएगा हमारा, जो कि पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हार्मोनिक फोर्स, अच्छा 1st यूनिट में हमने जो है आप लोग को पढ़ाया था वर्क डन बाई हार्मोनिक फोर्सेस। तो वो भी एक बार थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताया था, और ये जो है एक्साइटेशन ड्यू टू रोटेटिंग आज हम बताने वाले हैं। वाइब्रेशन आइसोलेशन बताए थे कल। फोर्स एंड मोशन, एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये सारी चीजें जो है हम बता चुके हैं। जो चीजें बची है उसमें मेन रोटेटिंग जो है, अनबैलेंस मास या क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट, ये सारी चीजें बची है हमारी। बोलिएगा सर क्रिटिकल स्पीड का क्या रोल है? तो यहाँ पर क्रिटिकल स्पीड का रोल आता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटर की, और इसकी अपनी एक स्पीड है। लेकिन ये एक स्पीड जो है ये मेंटेन कर रहा है, वेल एंड गुड, बट एक स्पीड यदि आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना, तो एक समय आएगा जब इस शाफ्ट जो है ब्रेक आउट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। या यहाँ पर आप इंजन देख रहे हैं, ठीक ना, या आप ब्रिज पे जाते हैं तो ब्रिज पे आप देखते होंगे कि हम जनरली गाड़ियां धीरे चलाते हैं, बहुत स्पीड चलाएंगे, ठीक ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज। बाद बाकी आप देखते होंगे कि ब्रिज वगैरह के ऊपर लिखा रहता है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ब्रिज जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी आपकी स्पीड घटती जानी चाहिए। अदरवाइज ब्रिज के ऊपर आप जो है हाई स्पीड में जब गाड़ियां ले जाते हैं, बहुत 80 के स्पीड से ले जा रहे हैं, और ब्रिज की जो है स्ट्रेंथ कम है, तो उस केस में जो है कई बार नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपकी गाड़ी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके चलते ब्रिज भी टूट जाता है, ठीक है। तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि मशीन के अंदर की बात है, ठीक है ना, मशीन की अंदर की बात है, तो मशीन के अंदर की यदि बात है तो मशीन वो उस स्पीड को हम लोग व्हीलिंग स्पीड बोलते हैं या क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, जो कि आज हम लोग काफी डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो है आगे हम लोग पढ़े, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फ्री और फोर्स्ड का बता दिए। ये जस्ट एक रिवीजन के लिए 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय हमने आपसे लिया था, ठीक ना। और ये कंडीशन यही रेजोनेंस का है कि रेजोनेंस बेसिकली है क्या। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया है ना दोस्त, कि आप जो है ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना, और ब्रिज के ऊपर आप चल रहे हैं। अब ब्रिज की अपनी एक जो है फ्रीक्वेंसी होती है, हर जो है आइटम्स की या हर आदमी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप उसके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। मेनी ऑफ द टाइम्स both of the frequency just match and amplitude becomes very high, and that amplitude becomes dangerous, है ना, and that phenomena is only called resonance।
So we have to avoid the resonance even in the machine. If you could not avoid the resonance, then what will happen? Your machine component may break. आपकी मशीन कंपोनेंट टूट जाएगी। तो ये पूरी राम कहानी है आपकी, ठीक ना। और हम लोग जो है ये देखे थे, ठीक ना, क्या देखे थे कि किस तरह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, वह आज हम लोग काफी डिटेल में जो है देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने ये इक्वेशन डेराइव किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हार्मोनिक इक्वेशन, हार्मोनिक फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसा मानते हुए आगे बढ़ाए थे। और ये सारे इक्वेशंस की राम कहानी हम लोगों ने देख लिया था कि इक्वेशन को कैसे डेराइव करते हैं, कैसे इक्वेशन निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे 1 घंटे बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन निकालने बता दिया था, कैसे इक्वेशन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इक्वेशन के 2 पार्ट होंगे, एक होमोजेनियस और दूसरा पर्टिकुलर पार्ट। तो इसी को आप डिफरेंशियल कैलकुलस में M3 में पढ़े होंगे, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के बारे में भी कॉन्सेप्ट बताए थे। तो हम लोग का जो कंडीशंस होंगे जो है पोस्ट वाइब्रेशन में, मोस्ट ऑफ द कंडीशन विल बी रिलेटेड टू ट्रांजिएंट कंडीशंस। उसके बाद हमने पेंडुलम का एग्जांपल लेकर के भी आपको समझाया था कि किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जो है फोर्स रिस्पांस का जो है एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल करके बताए थे। और डिफरेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से कि ओमेगा नट स्क्वायर रूट के बाई एम जब डैम्प्ड नहीं है, मतलब डैम्पिंग नहीं है, डैम्पर नहीं है, डैम्पर मतलब आपको याद आ रहा होगा कि कुछ इस तरह का एक डैम्पर होता था, ठीक ना। तो डैम्पर नहीं है, उस कंडीशन में जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, ठीक ना। और जो है एम्पलीट्यूड एनालिसिस ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सेस, ठीक ना। ये आपकी इक्वेशंस बनी, ठीक ना। उसके बाद ये सारे इक्वेशंस निकाले थे हमने। अब ये बात आ गई रेजोनेंस की। तो कुल मिलाकर के वी हैव टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस हमें किसी भी सिस्टम में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में देयर मे बी वेरी वेरी टफ टू मैनेज द सिचुएशन, reason being that component does not give any fracture or any kind of जो है pre indication, just it gets failure in case of resonance। अब ये ग्राफिकल एनालिसिस हमने आपको कुछ बताया था, ठीक ना। और जो है ये कल हमने रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस मास के बारे में आपको बताए थे कि किस तरह से रेसिप्रोकेटिंग एंड जो है रोटेटिंग मास ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करते हैं। और जो है ये एक्स्ट्रा फोर्स के चलते जो है बैलेंस, सिर्फ अनबैलेंस नहीं हो जाता है सिस्टम, बल्कि सिस्टम के अंदर जो भी शाफ्ट है, ठीक ना, या लोड बियरिंग जो है कंपोनेंट्स हैं, ठीक ना,
दे मे बी जो है डेंजरस इन डेंजरस सिचुएशन, है ना, वो टूट सकता है ना, या उसके अंदर कोई क्रैक आ सकता है, फ्रैक्चर आ सकता है ना। तो दीज आर दी सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद ये वाइब्रेशन आइसोलेटर्स के बारे में बताए थे हम काफी कुछ, कि वाइब्रेशन आइसोलेटर क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है ना, और इसका जो है आइसोलेशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया था, कि मशीन शुड बी बोल्टेड टू ए रिजिड फाउंडेशन ओनली, है ना। जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी अच्छी होगी, और ये जो भी नट बोल्ट हैं दैट should not be loose in loose condition, otherwise again there will be problem, ठीक है। इसमें रिजिड फाउंडेशन के साथ जो भी मशीन एलिमेंट है उसमें स्प्रिंग यूज करते हैं, और स्प्रिंग में भी हमने कल बताया था कि डबल ट्रिपल स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन यूज इनर्शिया ब्लॉक, इवन यू कैन यूज wooden block also. Wooden block is also one kind of vibration absorber many of the times, इसीलिए आप देखते होंगे कि कई जगह हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो है वर्टिकल मोशन को कंसीडर करके हमने ये इक्वेशन निकाला था, और इस इक्वेशन के बारे में काफी कुछ कल जो है हमने समझाया था, है ना। काफी कुछ हम समझाए थे कि किस तरह से ये इक्वेशन अपना रोल प्ले करता है और किस तरह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, है ना। फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हेल्प से किस तरह से आरपीएम निकाल लेंगे। ये आरपीएम ही बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड पे चलनी चाहिए। कोई शाफ्ट है तो मैक्सिमम कितने आरपीएम पे चल सकता है ना। आपके घर में सीलिंग फैन है ना, वो कितने आरपीएम पे चलना चाहिए कि वाइब्रेशन नहीं हो। मान लीजिए कि 300 आरपीएम पे है, 600 आरपीएम पे है, आप उसको 1000 आरपीएम पे नहीं चला सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग हैज ए लिमिट। आप 50 किलो वेट उठा सकते हैं, लेकिन 1 क्विंटल थोड़ी हम आपको दे सकते हैं, ठीक ना। तो दैट इज दी टफ सिचुएशन, तो ये जानना जरूरी है। फिर ये हमने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकाल करके आपको समझाया था कि ये जो इक्वेशन है दैट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एप्सिलॉन आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन ये क्या है आपका, बेसिकली ये है आपका डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना, या क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना। और ये सी जो है ऊपर में ये क्या है आपका, डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना। और एम इज द मास एंड डब्ल्यू एम इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इन दैट वे दिस इज द ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स, ठीक है ना, फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये कल हमने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया था कि आप किसी भी तरह से जो अर्थ है, जो जिसको हम धरती माता कहते हैं, वो हर चीज एब्जॉर्ब कर सकती है ना। अर्थ कैन एब्जॉर्ब एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन इट। तो हम जो है मशीन के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, फाउंडेशन इतना अच्छा बना दें कि वो 100% जो है वाइब्रेशन के एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज द कैपेसिटी। तो यदि ये 1 हो जाता है रेशियो, इसका मतलब कि जो मशीन के अंदर वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, यदि जितना भी जनरेट हो रहा है वो एज इट इज अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन, इन दैट केस आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। बट इन केस इफ इट इज लेसर देन 1, ठीक है, या 100% ट्रांसमिशन नहीं है फोर्स का, जो वाइब्रेटरी फोर्स है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है ना, वो क्या होगा कि जो है दैट विल बी अनबैलेंस्ड, और यही अनबैलेंस्ड फोर्स मशीन के अंदर वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? ये कल हमने फोर्स एंड ट्रांसमिसिबिलिटी का कुछ और कॉन्सेप्ट बताया था।
कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हमने जो है यहाँ पर इसको साइनसोइडल वेव ले लिया है। और यहाँ पे जो साई देख रहे हैं आप, बेसिकली इट इज दी फेज एंगल, ठीक है ना। फेज एंगल का भी हमने कल कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक जो है रेफरेंस है और इसके ऊपर ऐसा है कुछ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो इन फेज हो जाएगा, ठीक है ना। इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोशन भी हमने बताया था कि सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हाउ द सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट मेजर दी वाइब्रेशन, ठीक है ना। और इवन अर्थक्वेक, जहाँ बहुत हेवी वाइब्रेशन, अर्थ में आप सोच सकते हैं कितना वाइब्रेशन होता होगा। हालांकि लाइफ इज दी वाइब्रेशन, चलते रहो, खेलते रहो, दौड़ते रहो, यही लाइफ है, ठीक है ना। क्योंकि जीवन का जो विश्लेषण करते हैं वो बड़े दुखी होते हैं, और जीवन के रहस्य को जो पता करने में लग जाते हैं, जीवन जो जीते हैं वही खुश रहते हैं। तो खुश रहना है तो आपके अंदर वाइब्रेशन होना चाहिए, वाइब्रेशनल एनर्जी, एक उत्साह, एक एनर्जी होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने कल बताया था कि किस तरह से सिस्मिक के जो है इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है अर्थक्वेक को जो है रिक्टर स्केल पे मेजर करने में, ठीक है। उसके बाद इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था, और हमने बताया था कि जो है यहाँ पर कोई मशीन है और उसके ऊपर बॉडी है, तो बेसिकली ये वाइब्रेशन मेजरिंग मशीन। तो मशीन का यदि डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक ना, तो आपका वाइब्रेशन मेजर करने की जो मशीन है उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट वाई है, ठीक ना। जिसका मेजर करना है उसकी वाई मान लो, मशीन की एक्स मान लो, आप इंटरचेंज कर सकते हो, दैट इज जस्ट ए नोटेशन, इट हैज नो एनी डीप मीनिंग। और इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि बात करें, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बना था। फिर हमने माइनस एम वाई इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, दोनों साइड, ठीक है ना, लेफ्ट राइट में। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया था, क्योंकि हमने जेड क्या मान लिया है, जेड इक्वल टू हमने मान लिया है एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई को जेड मान लिए हैं, तो ये हमारा इक्वेशन निकल करके आ गया था। तो ये सब न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन के आधार पे। अब जो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वह है क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। इस फिगर को आप जो है थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप देखेंगे तो शायद जो है आप समझ पाएंगे कि यदि इसके ऊपर एक डिस्क यहाँ पर लगा दिया है, एक इसको जो है हम यहाँ पर एक डिस्क लगा दिए है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शाफ्ट इधर है, इधर एक शाफ्ट है, दी टू शाफ्ट्स आर रोटेटिंग एट सम अलाइनमेंट, ये कुछ एंगल है, ठीक ना। और इसका नाम शायद आपको याद आ रहा होगा, ठीक ना, ये कपलिंग है, ठीक ना। इसको कौन सा कपलिंग बोलते थे, अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें इस वाले को जो है हम दिखाना चाहते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये जो है थोड़ा सा जो है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला डिस्क देखिएगा, ठीक है। ये डिस्क देखिए, ये डिस्क और जस्ट ये अपने सपोर्ट के पास है, ये सपोर्ट है और ये डिस्क यहाँ पर है। तब इस शाफ्ट के अंदर, इस रोटेटिंग शाफ्ट के अंदर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है, देख रहे हैं, ठीक ना, आप देख सकते हैं। और इसी डिस्क को यदि हम यहाँ पर लेते आए बीच में, तो क्या होगा, और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, होगा या नहीं। तो बेसिकली ये जो है यदि रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, ठीक ना। और एफ सी मतलब क्या, हाफ एम बी स्क्वायर अपन आर, ठीक ना। ये इक्वेशन क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपन आर, ठीक ना। या इसी को एंगुलर वेलोसिटी में लिखना हो
तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगुलर में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो वही मिट जाए तो मैं लिख दूं, ठीक है। अब यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर में, ठीक ना, क्या है, एम तो मास ऑफ द डिस्क हो गया, ये जो डिस्क आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डिस्क जो रोटेट हो रहा है उसकी मास हो गई, ओमेगा क्या हो गया, इसका स्पीड आरपीएम में, ठीक ना, और आर क्या है, इस डिस्क की रेडियस, ठीक है। तो बेसिकली आप देखे होंगे कि गाड़ियों जो आप जाते हैं तो अलाइनमेंट कराते हैं, बैलेंसिंग कराते हैं, एक्चुअली क्यों कराते हैं, सिर्फ इसी वजहों से, ठीक ना। अब ये कभी जब ऑफलाइन क्लास होगा तो आपको लैब में दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। अब मास तो आपको दिया हुआ रहेगा, आर जो है दिया हुआ रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, गाड़ी आप खरीदे तो उसकी मास और ये रेडियस कांस्टेंट है, उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप चेंज क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज सिर्फ कर सकते हैं दोस्त आप ये डब्लू, डब्लू, ठीक है ना। तो ये डब्लू जी जो है, ठीक है ना, इन डब्लू जी की बात जो है करें, ये डब्लू, ठीक है, बबलू का भाई डब्लू, इसी में आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका स्पीड जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने देखा, ठीक है ना, क्या ये डिस्क हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इसको देखिएगा, ठीक है ना, ये यही डब्लू है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक खाली, अब ये डिस्क उठ करके यदि यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना, यदि यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, सपोर्ट से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और इसका सेल्फ वेट के चलते ये बेंड करने की कोशिश करेगा, किसको, शाफ्ट को। और यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि ये जब डिस्क को आप यहाँ लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना, बीच में या थोड़ा सा डिस्टेंस पे कहीं भी, तो ये किसके लिए काम करेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, याद कीजिए, याद कीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम का इक्वेशन यहाँ पर लगेगा, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन फॉर दी डिफ्लेक्शन, हमें सिर्फ डिफ्लेक्शन के इक्वेशन से मतलब है, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन के इक्वेशन के अलावा और किसी इक्वेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है आप देखेंगे ये ओमेगा पे ये डिपेंड कर रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इस ओमेगा का स्पीड जो है एक लिमिट तक रहे कि ये कितना तक बेंड हो सकता है, तो नीचे कितना स्पेस दिए हैं आप ये देखिए, यहाँ पे यही स्पेस है ना, इतना ही स्पेस है, इससे ज्यादा यदि बेंड होगा, देखिए यहाँ तक तो ये बेंड हो रहा है, इससे ज्यादा बेंड होगा तो क्या होगा, नीचे टकराएगा, ठीक ना। अच्छा मान लीजिए ये तो टकराने के लिए आपने एक प्लेट दे दिया, यदि ये प्लेट नहीं होता तो इतना ये बेंड हो जाएगा कि ये शाफ्ट जो है आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शाफ्ट, हो सकता है कि परमानेंट डिफ्लेक्शन इसके अंदर आ जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। और उस परमानेंट डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन आ जाए, इवन सिंगल भी आ गया परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो शाफ्ट इज गोइंग टू बी यूजलेस, शाफ्ट आपका यूजलेस हो जाएगा। और मैं फिर से एक बात बता दूं कि इन इंडस्ट्री शाफ्ट आर वेरी कॉस्टली, शाफ्ट जो है कॉस्टली होता है, काफी अच्छे मटेरियल से उसको बनाते हैं, काफी फिनिशिंग टचिंग जो भी है करके बनाते हैं, और उस केस में बार बार यदि शाफ्ट खराब हो जाए तो दिक्कत है। तो व्हाट यू डू, यू चूज इन ओमेगा, ठीक है ना, ये डब्ल्यू का जो है यहाँ पर एंगुलर स्पीड कुछ इस तरह से आप चूज करते हैं, सो दैट योर शाफ्ट विल बी इन 100% सेफ कंडीशन, ठीक है ना, सेफ कंडीशन में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा
ध्यान दीजिए कि अब हम लोग पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर इसको, यहाँ छोटा था तो उसको हम बड़ा करके समझाए थे, अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर रियल टाइम कंडीशंस देख लीजिए कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या कंडीशन होगा दोस्त, यहाँ पर तो ये बेंड होगा मास के चलते, होगा या नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो ये बेंड होगा, ठीक है। अब जब बेंड होगा तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट की लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। अब लेंथ कैसे इंक्रीज होगा, लेंथ दैट मीन्स कि यहाँ देखिए रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट को ये मास खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, और एक समय ऐसा आ सकता है इस दोनों बियरिंग को, इस दोनों बियरिंग को ये जो है उखाड़ देगा, ठीक है ना। ये जो दोनों बियरिंग है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक डिस्क है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, ठीक है ना, इधर भी कनेक्टेड, दोनों साइड ये कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, इसको ये बेंड जब होगा तो इधर के भी बियरिंग को उखाड़ देगा, इधर के भी बियरिंग को उखाड़ देगा, ठीक है। तो जो है वहां पे क्या हो जाएगा, डेंजरस कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये अब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है, ठीक है ना। आप खुद भी देख सकते हैं फिगर में कि किस तरह से ये जो है रोटेट हो रहा है और कितना अपना ये फील्ड बना रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से अब यहाँ भी आप देख लीजिए, एक कपलिंग, एक कनेक्टिंग कपलिंग है, ठीक ना। इस तरह की कपलिंग आप गाड़ी बस पूरे में देखते होंगे, ठीक ना। अब ये स्पीड के चलते ये कहाँ उछल करके जा रहा है, या तो इतना आप जगह दीजिए उसको, अच्छा जगह देने के बाद भी ये उछलने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, ठीक ना। तो आप खुद देख सकते हैं कि हाउ मच देयर इज डिफ्लेक्शन, ठीक ना। उसी तरह से थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी क्या है कि देयर इज चांसेस ऑफ दी डिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ दी शाफ्ट, शाफ्ट जो है आपका बेंड हो सकता है, बेंड होता ही होता है, ठीक है। बट अप टू सम लिमिट, इफ देयर इज बेंडिंग देन इट इज गुड, आफ्टर सम लिमिट शाफ्ट मे हैव क्रैक, ठीक है, देयर मे बी क्रैक इनिशिएशन इन द शाफ्ट, ठीक है ना। और क्रैक होता है, माइन्यूट क्रैक होगा, ठीक है ना, जो आपको शायद दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। यही क्रैक कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो हड्डियों में क्रैक आ जाता है, ठीक है ना। तो माइनर क्रैक आता है, हड्डी जल्दी टूटता नहीं है, हड्डी काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। टूटता जल्दी, टूट गया तो फिर तो एक अलग ही कहानी बन जाती है, ठीक है ना। तो इतना आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन क्रैक होता है। तो क्रैक क्या होता है, इनिशिएट होता है यदि आपने शुरू में उसको इलाज नहीं कराया, ठीक है ना। तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या करता है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का यदि हड्डी टूट गया ना, तो हड्डी टूट गया या क्रैक हो गया तो उसको एक जगह स्थिर करके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देता है। तो प्लास्टर का पर्पज क्या है, प्लास्टर से कुछ नहीं होता है, प्लास्टर से आपकी जो है हाथ या जो भी है वो अस्थिर हो जाता है, आप सिर्फ अस्थिर रखते हैं। पुराने जमानों में बांस का खपच्चा चढ़ा देते थे, बांस का खपच्चा या बीट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मार्केट में जो बीट मिलता है उसको चढ़ा करके और रस्सी से बांध देते थे। बांधने का पर्पज क्या है कि आपका हाथ जो है 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन अस्थिर रहे। जब अस्थिर रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड इज वेरी पावरफुल फ्लूइड इन दी वर्ल्ड, ठीक है ना, इन दी यूनिवर्स। ब्लड के जैसा पावरफुल कोई फ्लूइड नहीं है, और इस ब्लड से ही कहते हैं ना अन्न से मन बनता है। तो देयर आर 32 प्रोसेसेस कि अन्न से मन कैसे बनता है, ठीक है। अब अन्न से मन बनने के प्रोसेस में ही ब्लड बनता है, और यही ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होता है जब हड्डियों से ऊपर नस होकर के जब सर्कुलेट होता है तो अल्टीमेटली लिगामेंट बनता है, ठीक है ना। अब 32 प्रोसेस अभी नहीं समझाएंगे, कभी क्लास ऐसा मौका मिलेगा तो समझाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि लिगामेंट्स बनता है। तो जो आपका हड्डी टूट गया था उसके ऊपर धीरे धीरे लिगामेंट सेट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ठीक हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार यदि हड्डी टूट गया तो जीवन में कभी भी ठीक नहीं होता है, वो आपस में जुड़ता नहीं है, उसके ऊपर जो है मतलब
क्या लगा देते हैं आप, लिगामेंट लगा देते हैं। 15 दिन 20 दिन 2 महीना जब अस्थिर रहता है, दवा जो खाते हो, दवा खाते हैं हड्डी का नहीं बल्कि लिगामेंट का, उसके ऊपर लिगामेंट सेट हो जाता है। ये ठीक उसी तरह की कहानी हो गई कि यदि हड्डी टूट गया, मतलब ये पेन टूट गया, इस दो पेन को अभी टूट गया, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आप, ऊपर से सेलो टेप लगा दिए या जो है गम लगा दिए, ठीक है, फेविकॉल लगा दिए, जुड़ तो गया, लेकिन क्या ओरिजिनल की तरह कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी गाड़ी धीरे चलाइए, आराम से कोई भी काम कीजिए। शरीर का ये जो शरीर है, ये दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है जो परमपिता परमात्मा ने आपको दे रखी है, इसका जो है लाभ उठाना है। तो आराम से गाड़ी चलाइए, आराम से रहिए, हड्डी पसली जो है नहीं तोड़ना है। लेकिन चूंकि कहानी अपनी कहाँ से चली थी, यहीं से कहानी चली थी, कहाँ से, क्रिटिकल स्पीड ऑफ दी शाफ्ट से। क्रिटिकल स्पीड अब कहां से आ गया, तो कुल मिलाकर के यही है कि जब इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते डिफ्लेक्शन आता है। कहां पर डिफ्लेक्शन आएगा, शाफ्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं भी शाफ्ट के अंदर जो है, देयर मे बी लिटिल बिट क्रैक। यदि क्रैक आ गया, परमानेंट डिफ्लेक्शन आ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। द स्पीड एट विच ए परमानेंट डिफॉर्मेशन इज सेट इनटू द शाफ्ट, ए क्रैक इनिशिएटेड एंड दिस क्रैक प्रोपेगेट्स। क्या होता है, पहले क्रैक इनिशिएट होता है, उसके बाद वो प्रोपेगेट होता है, और प्रोपेगेशन के बाद देयर विल बी फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर भी यदि प्रोपेगेट होने लगा, उसके बाद देयर विल बी ब्रेक। शाफ्ट अचानक से ब्रेक जल्दी नहीं होगा, देयर विल बी क्रैक, इनिशिएशन ऑफ क्रैक विल रप्चर द शाफ्ट एंड इट्स प्रोपेगेशन विल मेक इट्स फ्रैक्चर। क्रैक अलग है, फ्रैक्चर अलग है, ध्यान रखिएगा। एंड फ्रैक्चर लीड्स टू द फेल्योर ऑफ द शाफ्ट। So that is the basic concept over the critical speed of the shaft. तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसकी राम कहानी हमने समझा दिया। ये जो है आपका डिस्क, इसी की पूरी कहानी है। और अभी तो ये सिंगल डिस्क दिख रहा है, हम दो डिस्क यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि शाफ्ट के ऊपर फ्लाईव्हील लगा होता है जगह जगह, एक यहाँ भी लगा है, एक यहाँ भी हम लगा दें। ये लीजिए, यहाँ भी एक फ्लाईव्हील लग गया, यहाँ भी एक लगा सकते हैं फ्लाईव्हील, ठीक है, यहाँ भी फ्लाईव्हील लगा दे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फ्लाईव्हील है। तो 2 डिस्क 3 डिस्क ये सब की राम कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ये भी राम कहानी लगभग वही है। इसकी भी जो है ये हुक्स जॉइंट आप पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल कपलिंग ये सब, ठीक है ना। ये बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आ गए, और अब जो है जो भी कुछ लिखा हुआ है आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या समझना है आपको, कि इन ए रोटेटिंग मशीन, यही रोटेटिंग मशीन है जो अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। ये जो भी रोटेटिंग एलिमेंट है, रोटेटिंग जो भी मशीन है, ठीक है ना, उसको आप देख लिए। इन ए रोटेटिंग मशीन सच एज मोटर, जनरेटर, टरबाइन, you know, there is always chances of the unbalancing because the center of rotation uh, never coincides with the center of rotor mass, and even though the eccentricity is small, this results in a rotating centrifugal force on the rotor with a significant amplitude because the centrifugal force is proportional to the square of the एंगुलर फोर्स। क्योंकि अभी हमने आपको इक्वेशन लिखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे वो डबल जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन रीजन ये है कि जो आपका शाफ्ट का सेंटर है और जो फ्लाई व्हील का सेंटर है, बोथ सेंटर शुड कोइंसाइड, बट ऐसा नहीं होता है।
और थोड़ी देर के बाद यह शाफ्ट के सेंटर से और फ्लाईव्हील के सेंटर के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बेसिकली इसेंट्रिसिटी। यहाँ ई जो देख रहे हैं आप, ठीक है। अब उस मिस अलाइनमेंट के चलते जो वाइब्रेशन होगा उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर स्प्रिंग और डैम्पर यूज करते हैं, ठीक है। और ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि डैम्पिंग के चलते यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है और स्प्रिंग के चलते यहाँ पर आपका ये फोर्स है। नेट फोर्स यदि आप निकालेंगे इन एक्स डायरेक्शन तो ये आपका नेट फोर्स निकल गया, जो कि हम लोग काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट में भी, सेकेंड यूनिट में भी और थर्ड यूनिट में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपके लिए डिराइव किए हैं, ठीक है ना। इसी इक्वेशन को आप डिराइव करके यहाँ पर ये निकाले हैं, और ये अल्टीमेटली जो है आपका क्या निकल गया, एम्पलीट्यूड रेशियो, ठीक है, ठीक है। इसी को एम्पलीट्यूड मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं होगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है ना, कि फोर्स कैसे निकालते हैं। तो ये था आपका फ्लेक्सिबल शाफ्ट के ऊपर सिंगल रोटर विदाउट डैम्पिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल दिए हैं, the rotor and the casing is 10 mm, the length and the diameter of the circular steel shaft is flywheel का जो है दे दिया है कि circular steel shaft are 0.5 meter and 3 centimeter respectively. The mass and the unbalance of the turbine rotor are 12 kg and 0.25 kg centimeter respectively. Determine the critical speed of the rotor, ठीक है। So that is the condition here, and what do I hope कि ये जो है आप निकाल सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज क्लास जो है ये करेंगे, और जो है ये सारी जो है मल्टीपल डिस्क की जो है विदाउट डैम्पिंग ही अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है न्यूमेरिकल जो है कंटिन्यू करेंगे।